हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री पावर प्रिपरेशन। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स की सीरीज चल रही थी और हम फंडामेंटल राइट इसमें ये जो 25 प्रीलिम्स है उसके पर्सपेक्टिव से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। तो चलो, अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम कर रहे हैं राइट टू फ्रीडम वाला, जो आर्टिकल 19 टू 22 तक वेराई करता है। ठीक है, इसमें जो मेन कैसे क्वेश्चन पूछेंगे उसमें हम देखेंगे, क्योंकि 19 और 21 जो है ना, दो टू आर द टू मच इम्पोर्टेंट आर्टिकल फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। 21 और 19 के अंदर कहाँ से पूछते हैं, उनमें ये क्यों होता है, एक्सेप्शन क्या क्या है। ठीक है, वो सब हम जानेंगे ताकि वो रहता है और क्या क्या ऐसा कोई केसेस हुए उसमें। तो अगर क्या था ना, कभी कभी ये होता है कि यूपीएससी क्या करता है कि आपको कोई दे दिया स्टेटमेंट, तो ये कौन से केस जो होता था, कौन सा मतलब दे दिया, मान लो 2-4 केस दे दिए सुब्रमण्यम के, ये मतलब केशवानंद भारती केस दे दिया, कई भी केस दे दिए। ठीक है, गोपालन केस दे दिया, ऐसा दे दिया कि जैसे पुट्टास्वामी का केस हो गया, मान लो कि राइट टू प्राइवेसी किस में आया था, पुट्टास्वामी का 3-4 ऑप्शन देते, तो ऐसा भी पूछ लेते, तो हम जो कोई इंपॉर्टेंट है उसका केस भी है वो भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब करते, पहला जो आर्टिकल हमारा है वो 19। तो 19 क्या करता है, 19 जो आर्टिकल है उसमें 6 राइट है और वो कहता है क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये लाइन तो आपको पहले याद ही होनी चाहिए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि स्टेट पीसीएस में कभी किसी में पूछ लेता है। आजकल तो उनका भी स्टेज है वो मतलब हाई लेवल का है। ठीक है, लेकिन पूछ लेते, तो याद होना चाहिए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये पहली बात, इसमें इंपॉर्टेंट एक क्या चीज़ है, ये जो है ना, ये इट्स अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है सिर्फ, ये पहली बात तो ये अगेंस्ट द स्टेट। दूसरी इसमें ये फैक्टर है कि मैं देखो, ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट है, नॉट की प्राइवेट। ये नहीं कि क्या कहने का मतलब ये है कि आप किसी के घर में जाके कह रहे हो कि राइट टू फ्रीडम है, मैं तो यहाँ आंदोलन करूँगा, ठीक है, मैं तो यहाँ धरने में बैठूंगा, किसी के घर के सामने बैठ रहे हो, तो वो नहीं होगा। मतलब प्राइवेट जो है वो घर वाले आपको लाठी मार के, उनके घर वाले मतलब लट बजा के भगा देंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि पब्लिक प्लेस में कहीं ऐसे है जहाँ मतलब दूसरे इंडिविजुअल को इफेक्ट नहीं होता है, वहाँ जाके आप, जैसे मान लो जंतर मंतर है, कहीं जाके प्रोटेस्ट होता है ना, तो वहाँ जाके आप साइड में धरना प्रदर्शन कर सकते हो पब्लिक प्लेस पे। क्यों? क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट है, तो वो आपको सरकार कुछ नहीं करेगी यूँ। लेकिन किसी के घर पे नहीं जा सकते, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, दूसरों के लिए नहीं। ठीक है, अब इसमें रिस्ट्रिक्शन कैसे हो सकता है, पहला, ठीक है, पहला ये था राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, इसमें ये है कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी, अगर मान लो कोई ऐसा है कि भाई देखो कोई आंदोलन कर रहा है, भले ठीक है प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन वो सोवरेनिटी के खिलाफ है, इंडिया की इंटीग्रिटी के खिलाफ है, नारा लग रहे हैं, ऐसे नारे लग रहे हैं जो प्रोवोक कर सकते हैं, मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं जो पीस है इंडिया की। ठीक है, सिक्योरिटी, स्टेट के सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी कोई खराब है। फ्रेंडली रिलेशन, ऐसा हो कि मान लो इंडिया के अंदर रशिया के खिलाफ खतरनाक नारे लगा रहे और वो रशिया तक बात चली जाए, तो रशिया के एंटी इंडिया मूवमेंट चालू हो जाए, तो फ्रेंडली रिलेशन खराब हो जाए, ऐसा हो। या पब्लिक ऑर्डर हो, या मान लो कि ऐसा हो जिससे वायलेंस इतना वायलेंट हो जाए कि फिर ये होता ना कि जैसे कभी दिल्ली राइट्स वगैरह हुए थे, तो ऐसा इशू क्रिएट हो जाए। डिसेंसी एंड मोरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर कोर्ट ने कहा है कि भाई नहीं होना चाहिए तो फिर उसका वायलेशन करता है। डिफेमेशन, ठीक है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस के लिए भड़का, तो ये आपको ध्यान रखना है। 19 के जो फर्स्ट जो है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, डेफेमेशन, ठीक है, मोरलिटी, डिसेंसी, पब्लिक ऑर्डर, फॉरेन रिलेशंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इससे क्वेश्चन बनता है। मैंने 3 बताया, एक तो सिटीजन सिर्फ इंडिया के लिए अवेलेबल है, ये सिटी अगेंस्ट टू स्टेट है ओनली, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। दूसरा, इनमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो याद रखना जरूरी है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा, सब्जेक्ट टू टेस्ट रेशनेबिलिटी, ठीक है, ये आपको जरूरत नहीं है। इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस का लिए, प्रेस जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो कॉन्सेप्ट दिया था ना कोर्ट ने, वो कौन सा केस था, रोमेश थापर केस था 1950 में, उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस का दिया था, रोमेश थापर का केस था, ये ध्यान रखना। फ्रीडम ऑफ प्रेस इम्प्लाइड अंडर द आर्टिकल 1, ये भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, और डेफेमेशन सेक्शन कौन सी है, आईपीसी की 499 सेक्शन है, सुब्रमण्य स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था। ठीक है, राइट टू रेपुटेशन जो आता है वो किस में, देखो डेफेमेशन में अगर हम राइट टू रेपुटेशन का अगर था, जैसे मान लो कि ये डेफेमेशन का वायोलेशन होता है किसी के, तो वो वापस राइट टू है ना, आर्टिकल 21 की तरफ कोर्ट जा सकता है कि देखो ये जो 19 के अंदर आंदोलन कर रहे हैं ना, ये मेरे तो डेफेमेशन के अगेंस्ट है, मेरा डेफेमेशन है, मतलब मानहानि है।
तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो मतलब आर्टिकल 21 के अंदर है, राइट टू रेपुटेशन, तो रेपुटेशन इसके खिलाफ है डेफेमेशन के, तो वो उसके अंदर जा सकता है, ठीक है। बैलेंस विद राइट टू प्रोवाइड अंडर आर्टिकल, इसको दोनों को बैलेंस करने के लिए, समझ में आ रहा है ना। अगर डेफेमेशन हो रहा है आपका, तो आप 19 के अंदर आपका डेफेमेशन हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 21 के अंदर आप राइट टू रेपुटेशन के अंदर आप जाओगे कोर्ट, ताकि दूसरा जो कर रहा है वो उससे आपको नुकसान नहीं हो, ठीक है। तो ये कौन सा केस था, सुब्रमण्यन स्वामी, जो यूनियन वर्सेस ऑफ इंडिया का केस था, आईपीसी सेक्शन 94। सेडिशन वाला जो अभी जो भारतीय न्याय संहिता वगैरह जो लागू किए ना, उसमें सेडिशन का जो ये जो प्रोविजन है उसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। पहले पर्सन जैसे मान लो गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, उनको सेडिशन के अंदर बंद किया गया था, अंग्रेजों का कानून है, ठीक है। ये केदारनाथ के टाइम में भी उन्होंने कहा था कि केदारनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि भाई देखो ये केस सही नहीं है, मतलब ये जो आप लगाते हो आईपीसी की 124A जो है, ये आप मतलब मिस यूज़ करते हो इसका। बाकी सेंसरशिप एक्ट आया था 92, हेट स्पीच किस में आती है, 153A के अंदर। दूसरा इसमें क्या है, 19 का क्लॉज 1B जो है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, ये याद रखना, विदाउट आर्म। ऐसा नहीं कि आप हथियार लेके गैदरिंग कर रहे हो, और तो ये तो फिर वायलेशन हो गया ना, विदाउट आर्म, मतलब आप हथियार लेके कोई ऐसा अचानक कोई नारा भड़क जाए, फिर ये हो जाए कि फिर तो आप आंदोलन करते करते मारकाट पे उतर जाओ, रक्त बह जाए, ठीक है। कैन बी एक्सरसाइज ओनली इन पब्लिक लैंड, ये भी ठीक है, पब्लिक हमने देखिए कोई भी हो, क्योंकि जो 19 है वो स्टेट के खिलाफ है, प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ जो होगा वो बताया जाएगा। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में, ये रिस्ट्रिक्शन कौन सा है, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, ये तो याद है, इंडिया। पब्लिक ऑर्डर इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिकिंग, मान लो कि आप रोड पे लगा के आंदोलन कर रहे हो, असेंबल हुए सब जगह, लेकिन वहाँ मतलब इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो रहा है, कोई ऑफिस जाने के लोग, ट्रैफिक इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ से आपको वहाँ से हटाया जा सकता है। दूसरा ये सेक्शन जो है ना 144 सीआरपी और 1 सीआरपीएफ और 141 आईपीसी है, इसमें मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि कभी का मान लो कि कहते हैं ना बन के आया है, धारा 144 लगी है, धारा 141 लगी है, उसमें अगर 5 से ज़्यादा पर्सन हो, उनको लग रहा है कि अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, तो मजिस्ट्रेट डिसीजन ले सकता है वो। तो ये जो असेंबल होने के लिए ना इन सेक्शन के अंदर जो होता है, ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर आपको 3 देखे, आईपीसी की 41 जो 141 144 सीआरपीसी की, इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, तो आप कहोगे अच्छा यार 144 तो सुना, 141 नहीं सुना, ये तो शायद नहीं होगा, नहीं इस पे भी है, तो ये आपको रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो ज़्यादा याद रखने। दूसरा है आर्टिकल 19 राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन मतलब क्या है कि मान लो कि आपने कोई संगठन बनाया, तो आपको अधिकार है कोई भी संगठन बनाओ, कोई भी सेना, आजकल बहुत ग्रुप बन रहे हैं, कोई अभी तो क्या इतना मतलब स्तर गिर गया है ना, जातिवाद और उस चीज़ों के लेके जातिवादी संगठन बनने लगे, जातियों के अंदर भी बंटवारा होकर अलग अलग संगठन, धर्म के नाम पे, देवताओं के नाम पे, भगवान के नाम पे एक संगठन बन गया, दूसरे ने दूसरे भगवान के नाम पे संगठन बना दिया, तो ऐसे संगठन भी बनाए। लेकिन वो संगठन का प्रोस्पेक्टिव ये था कि आप सोशल वेलफेयर के लिए कोई एसोसिएशन बना सकते हो, ठीक है, ये था। जैसे एसोसिएशन में क्या है, यू हैव ऑल सिटीजन हैव राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस बना सकते हो, जैसे ट्रेड यूनियन हो गया, ठीक है, स्टूडेंट यूनियन हो गया, जैसे एबीवीपी हो गया, एनएसयूआई हो गया, एसएफएफ हो गया। दूसरा है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये कब जोड़ा गया था, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के अंदर जोड़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये डीपीएसपी में भी जोड़ा गया, जो हम आगे बढ़ेंगे, मोस्टली वही था पर्पस, लेकिन ये भी जोड़ा गया 19। ये देखना है, इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोऑपरेटिव ऑफ सोसाइटी आपको सीधा पूछ लेगा कि किसका पार्ट है फंडामेंटल, तो ये पूछ लेगा 19 सब क्लॉज सी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन के अंदर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इसमें रिस्ट्रिक्शन कौन थे, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर हो गया और मॉरलिटी। आप इनको जरूर याद रखिएगा, पक्का याद रखना है कि किस में क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सिर्फ। राइट टू ऑब्टेन, देखो दूसरा ये कि आपने कोई एसोसिएशन तो बना दिया, लेकिन अब आप सरकार को कह रहे हो कि हमें ये अधिकार दो, ये अधिकार दो, उसको रिकॉग्नाइज करो, तो रिकॉग्नाइज का कोई अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। आप सिर्फ बना सकते हो तो कोई नहीं, लेकिन आप किसी से डिमांड करोगे इसको रिकॉग्नाइज करवाओ, गवर्नमेंट से करवाओ, तो वो ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। जो गवर्नमेंट चाहे तो कर भी सकती है, नहीं कर सकती, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई स्ट्राइक जो है ना, अगर मान लो हड़ताल, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल, हड़ताल जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये ध्यान रखना। हड़ताल जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट क्या होता है, जो किसी एक्ट के अंदर होता है। स्टैट्यूटरी राइट क्या होता है, किसी एक्ट के अंदर। तो जो स्ट्राइक है ना,
वो इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर है, कानून के अंदर है, मतलब एक्ट के अंदर है। तो जो स्ट्राइक जो है वो भी याद रखना है कि कौन सा राइट है। ये आप बोलेंगे स्टैट्यूटरी राइट है, तो वो आपको नहीं है, तो स्टैट्यूटरी राइट भी नहीं हो सकता है, फंडामेंटल राइट नहीं है, तो नहीं, ये स्टैट्यूटरी राइट है बल्कि फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा आर्टिकल 19 के डी जो है उसमें राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कहीं भी जा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी इसमें भी है, ठीक है। जनरल पब्लिक का कोई इंटरेस्ट है, मतलब आप जा रहे हो और उसमें पूरा डिस्टर्ब हो रहा है एरिया, तो हो गया, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब के मतलब उनका कल्चर वगैरह कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, ऑब्वियस बात है। राइट टू ट्रैवल विद इन इंडिया, देखो अब इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, मेनका गांधी वर्ष ये केस आया था ना, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि मतलब ये कि राइट टू ट्रैवल विद इन इंडिया जो है ना वो तो 19 के अंदर आता है, विद इन इंडिया। इसमें लिखा राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर जब कहीं भी मूव करना है तो वो तो आपका फंडामेंटल राइट है 19 के अंदर। बट राइट टू ट्रैवल एब्रोड इज थ्रू द आर्टिकल 21, मतलब अगर आपको विदेश जाना है ना तो वो आपका फंडामेंटल राइट है 21 के अंदर, जबकि आपको इंडिया के अंदर घूमना है तो वो है 19 के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं इसको, हम आगे और पढ़ेंगे डिफली क्योंकि उस केस है मैंने ऐड किया है। 19 आर्टिकल 19 ई जो कहता है राइट टू रिजाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये कह रहा है कि किसी भी भारत के अंदर आप किसी भी जगह रह सकते हो, ज़मीन खरीद सकते हो, ले सकते हो। जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ रिस्ट्रिक्शन थे, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है बताओ। देखो इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक दोनों में यही है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब का प्रोटेक्शन करना हो। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो पहले से मूल में था कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सर्टेन एरियाज जो होते हैं ना वो बैन किया जा सकते हैं, पर्सन लाइक प्रोस्टिट्यूट, ठीक है। जिससे मान लो प्रोस्टिट्यूट ये होता है कि प्रोस्टिट्यूट एरिया में जाते हैं, अच्छा एरिया है, ठीक है, लेकिन ये हो सकता है एक की वजह से फिर वहाँ एड्स जैसी कोई बीमारी हो जाए। हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो होता है उसके लिए बंद किया जा सकता है, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हैबिचुअल ऑफेंडर्स हो गया, प्रोस्टिट्यूट्स हो गए, और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, जनरल पब्लिक का कोई इंटरेस्ट है। दूसरा है 19 का एफ, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, मतलब आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, दुकान खोलनी दुकान खोल दो, कोई सर्विस सेक्टर में गाड़ी चलानी गाड़ी चला, कुछ भी करो, ठीक है। स्टूडेंट तो मतलब कुछ भी कर सकते हो आप बिजनेस। लेकिन कुछ भी का मतलब ये नहीं कि आप इलीगल काम करने लग जाए। आप तो कहें कि भाई कुछ भी करने का ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे, ड्रग्स बेचेंगे, हम तो ड्रग्स से माफिया बनेंगे, ड्रग माफिया बनेंगे, तस्कर बनेंगे, तो वो नहीं है, ये नहीं है इंक्लूड इसमें। तो मीन्स तो स्टेट कैन प्रेस्क्राइब, इसमें देखो स्टेट कुछ प्रेस्क्राइब कर सकता है, क्वालिफिकेशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आर्टिकल 90B ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, इसमें हेल्थ है, ध्यान रखना, पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, मोरलिटी एंड जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब स्टेट जो है, आप बिजनेस कर रहे हो तो स्टेट जो सोच सकता है कि भाई आप कोई भी मान लो फैक्ट्री लगा रहे हो तो वो फैक्ट्री हेल्थ के लिए, ऐसा नहीं कि उस एरिया में हेल्थ हो तो आप स्टेट, फिर आप कहते नहीं हमारा तो राइट है बिजनेस कहीं भी कुछ भी लगाए, तो आप ऐसे एरिया में लगा रहे हो जहाँ से लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों की हेल्थ इफेक्ट हो रही है। आप मान लो कि कोई केमिकल फैक्ट्री लगा रहे हो तो स्टेट जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ, मोरलिटी के लिए। दूसरा है राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कैरी आउट प्रोफेशन दैट इज इमोरल, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब ऐसा है कि भाई इमोरल पूरा इलीगल है, ऐसा कुछ है जो आपको नहीं करना चाहिए, वो भी नहीं कर सकते ना। ये अभी ये हो गया 19 वाला। अब हमारा देखो एक चीज़ ये है कि जो ये आर्टिकल, ये गोल्डन ट्राइंगल रूल होता है, ये कोई क्वेश्चन कभी पूछ लेना आपको, या फिर आपको मेंस के लिए बेस्ट है। अगर आप मेंस में कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इन क्वेश्चन का, लॉ, रूल ऑफ लॉ का वगैरह का क्वेश्चन आए तो इनको आप ऐड कर सकते हो। गोल्डन ट्राइंगल रूल, आर्टिकल 14, 19 और 21 इनको कहा जाता है गोल्डन ट्राइंगल रूल कहा जाता है। प्रोवाइड्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया, ये अपने पढ़ा है वो, ठीक है। इनको गोल्डन ट्राइंगल कहा जाता है। दूसरा, अब आते हैं 20, द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वीनियंस ऑफ ऑफेंस। ये देखो मैं आपको सीधा से बोला, 20 ये कहता है कि कोई भी पर्सन है ना, उसको जब अरेस्ट किया जाएगा ना तो दो तरीके, ठीक है। उसको ये तो होता है कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसा लॉ उस समय जो था, मतलब ये जो उस समय जब उसको अरेस्ट किया गया ना, या उसको जिसने जो क्राइम किया ना उस समय जो लॉ था उसी के अनुसार उसको ये होगी, सज़ा होगी। ऐसा नहीं है कि आपने बाद में कुछ लॉ लेके आए उसके लिए और फिर उसको सज़ा दे रहे हो, ऐसे नहीं। जो प्रेजेंट में जो लॉ था उसी के अकॉर्डिंग उसको सज़ा होगी, या उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर कन्विक्शन लगेगा। दूसरा है, उसको ये नहीं है कि आपने एक सज़ा की और उसको डबल आप सज़ा दे रहे हो, मतलब एक काम, मतलब कोई भी मान लो पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ा है
उसका लॉ था कि मान लो 10,000 दंड था, 10,000 पेनल्टीज। तो मतलब इसका ये नहीं है कि आप 10,000 पेनल्टी की जगह आप उसके 50,000 पेनल्टीज लगा दो, या फिर उसको ये कह दो कि 50,000 पेनल्टी लगेगी और आपको उम्र कैद दी जाएगी। ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये सिंपल है। तो देखो ये क्या गया, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन। मैंने कहा ना, मतलब नो एक्स पोस्ट मतलब ये नहीं कि उस समय जो उसने जो कन्विक्शन किया है ना, वायलेशन किया लॉ का, उसी के अनुसार उसको सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एट द टाइम कि उसके अलावा जो कोई भी लॉ लेके आए उसको सज़ा दे दी, ऐसा नहीं हो सकता। जो लॉ था उस समय उसी के अनुसार मिलेगी। नॉट सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन व्हाट माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ। दूसरा, कमीशन ऑफ ऑफेंस, दिस मीन्स क्रिमिनल स्टेटस कैन नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली, इम्यूनिटी डज नॉट एक्सटेंड। दूसरा ये है कि इम्यूनिटी, ये जो इम्यूनिटी है ना, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, ये है ना प्रिवेंटिव अरेस्ट जो होता है ना, वो उस पर नहीं लागू होती। या फिर कोई ट्रिब्यूनल जो होता है, उस मान लो कोई बिजनेस ट्रिब्यूनल है, ट्रेड ट्रिब्यूनल है, ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हो गया तो इन्वायरमेंट का, वो कुछ पेनल्टी लगा सकते हैं अलग से, उनके ऊपर नहीं होता। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि मान लो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, वो भी देखेंगे, देखो इसमें पढ़ेंगे, द इंडिविजुअल कैन नॉट सब्जेक्ट टू पेनल्टी दैट इज ग्रेटर दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टेट एन ऑफेंस कमिटेड। ठीक है, जैसे निर्भया केस के अंदर क्या कहा था कि जो एक माइनर बच्चा था उसमें, ठीक है, वो बाद में बड़ा हो गया, उसको भी सज़ा मिल गई, ठीक है, लेकिन वो उस समय ये कहा था कि भाई इसके लिए लॉ लेके आओ बाद में। तो ये सरासर मना हो गया कि भाई देखो ये लॉ नहीं ला सकते। उस समय अगर कोई लॉ होता तो उसको सज़ा दे सकते थे, लेकिन उस समय माइनर बच्चों के लिए लॉ नहीं था, तो इसका लिए उसने जो क्राइम किया है, इसका मतलब वो क्राइम करने के बाद दूसरा लॉ लेके आया उसके लिए, ऐसा नहीं हो सकता। पहले से अगर लॉ होता तो चलो चल लेता, तो उसको बड़ा होने के बाद वापस सज़ा मिली। नो डबल जेओपार्डी, मतलब ये है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सम ऑफेंस मोर देन वंस, मतलब किसी भी पर्सन को एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिल सकती एक ही क्राइम के लिए। मतलब एक क्राइम करता तो उसको एक बार ही उसी क्राइम की सज़ा मिले। ऐसा नहीं है कि 10 बार उसको उसी क्राइम का, भाई तूने वो क्राइम किया था उसको 10 साल जेल, बाहर आने के बाद नहीं तूने वो क्राइम किया था वापस 10 साल जेल, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी के, लेकिन ये भी मैं वही कह रहा था, अगर कोई मतलब मान लो कि कोई अधिकारी है, कर्मचारी है ना, उसके अंदर दो टाइप हो सकता है। एक तो उसका डिपार्टमेंटल हो गया, एक उसका जुडिशियल होगा। 2 टाइप से जियोपार्डी होती है। नो डबल नहीं, ये डबल हो गई, उसकी डिपार्टमेंट भी हो गया और ये भी हो गया, कोर्ट जो है वो भी हो गया। तो मतलब जो भी अधिकारी होते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके लिए डबल है। तीसरा एक ये कहता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब ये कहता है कि भाई कोई भी पर्सन है उसको ज़बरदस्ती ये नहीं किया जा सकता कि तू ऐसा कन्विक्ट कर, तू ऐसा हमें साक्ष्य दे, तू हमें ऐसे प्रूफ दे, या तुम्हारा ब्लड कुछ भी ऐसा हमें दे। अभी कोई एक्ट है उसमें तो है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसको ज़बरदस्ती आप कन्विक्ट नहीं करा सकते कि हाँ मैंने क्राइम किया है करके, ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये था 20 का। तो आई होप 20 आपको समझ आ गया होगा। मतलब विटनेस अगेंस्ट हिम, मतलब उसके खिलाफ सबको साक्ष्य देने के लिए प्रूव नहीं कर सकते। अभी ये 21 है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, प्रोटेक्शन, ये थोड़ा लाइन याद रखना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब जो लॉ से जो कानून बनाए उसके अलावा उसको किसी भी पर्सन को ऐसे नहीं है कि उसकी लिबर्टी से क्या, मतलब वो कानून प्रोसीजर इस्टेब्लिश लॉ, मतलब कैसे, जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है उसको 10 साल के लिए जेल दिया जाएगा, तो ऑब्वियस बात जो लॉ होगा उसके होगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का क्या है, इसमें तो कॉन्सेप्ट दिए गए थे, ये आपको देश करना है। नैरो इंटरप्रिटेशन, ए.के. गोपालन केस 1950 में आया था। इसका क्या कहानी था मैं आपको बताता हूँ कि ए.के. गोपालन केस में उनको, जो गोपालन जी को था, क्या हुआ था कि तमिलनाडु के थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ये गए कोर्ट, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई देखो मेरा 21 के अंदर मैं जेल में रह रहा, तो मेरी लाइफ फ्रीडम वो मेरा वायलेशन हो रहा है, मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो मतलब क्या कहा कोर्ट ने, क्या कहा कोर्ट ने, कहा कि आपने क्राइम किया है तो आपको सज़ा मिल रही है, लेकिन वो भले हालांकि सज़ा गलत थी, वो कुछ भी हो, थोड़ा उसमें मिसमैच था, लेकिन उस समय कोर्ट ने नैरो देते हुए क्या कहा कि जो आपका फंडामेंटल राइट है ना, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अगेंस्ट है। अगर कोई लेजिस्लेटिव लॉ लेके आती है उसके अगेंस्ट नहीं है। मतलब मान लो कि लेजिस्लेटिव का कानून है कि आपको ऐसे जेल में मिलेगी, आपको ऐसे लॉ बनाया है, भले वो फेयर है या नहीं है उस समय पहले, मतलब कि वो लॉ गलत भी है तो भी आपको सज़ा मिलेगी। अगर उस लॉ में कहा है कि आपको
5 साल के थे लेकिन आपको उम्र कैद दिया, आपने मतलब ये कहा कि चोरी कर दी, आपने 10,000 की चोरी कर दी और आपका लेजिस्लेटिव लॉ लेके आया कि उसको उम्र कैद दी जाए, तो आपको कोर्ट ने उस समय कहा कि अगर कैसे भी लॉ लेके आएगी तो आपको लॉ के हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव अगर ऑर्डर देता है ना कि भाई इनको सजा दे, तो आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन मान सकते हो। ये था नैरो। फिर द ब्रॉड क्या हुआ, मेनका गांधी केस में था। मेनका गांधी केस में तो कहा कि जो लॉ भी है ना वो भी पहले देखा जाएगा कि आपने लॉ ऐसा तो नहीं लगाया कि भाई 10,000 की चोरी की और उम्र कैद वाली सजा है, थोड़ा ये तो गलत बात है भाई। 10,000 की चोरी के लिए किसी की ज़िंदगी तो पूरी नहीं देख सकते ना जेल के अंदर। तो मेनका गांधी के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखा गया। ड्यू प्रोसेस इज अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि जो एक्ट है, कोई लेजिस्लेचर है, वो जो भी कानून लेके आई है, वो जो कानून है वो सही है या नहीं है, वो कानून गलत तो नहीं है कहीं, वो भी देखा जाता है। उसे कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। राइट टू इम्प्लाइड अंडर आर्टिकल 21 में अब देखो कौन कौन से आते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखना, ये रटने की चीज़ें। राइट टू प्राइवेसी, पुट्टास्वामी केस में, मैंने कहा केस इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ा है तो ध्यान रखना। 2017 पैसिव यूथनेशिया, राइट टू एग्जीक्यूट ए लिविंग विल, मतलब जीना और मरना का। ये एनजीओ कॉमन कॉजेस केस था 2000 में, ठीक है। उसमें 2018 में राइट टू मैरी, ये तो ऑलरेडी पूछा है, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑन चॉइस, ये था हादिया केस 2018 का, हादिया केस था। राइट टू रेपुटेशन, सुब्रमण्यम स्वामी केस था 2016 का। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, यूनिकृष्णन केस था, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। अब हम थोड़ा ये देखते हैं ना मेनका गांधी का केस क्या था। देखो मेनका गांधी जो थे ना वो कौन थी एक्चुअल में पता है, वो इंदिरा गांधी की बहू थी। मेनका गांधी जो अभी बीजेपी में सांसद भी रही थी, मेनका गांधी जी कौन थी, इंदिरा गांधी जी की बहू थी। लेकिन इंदिरा गांधी जी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो ये उनका केस था। तो उन पर क्या था, उनकी ज़्यादा ज़्यादा कुछ ना कुछ मतलब धाराएं लगा के उनको परेशान करना था। वो दोनों आगे सास बहू के बननी नहीं थी। तो मेनका गांधी ने कोई पासपोर्ट बनाया कि विदेश जाने के लिए, तो पासपोर्ट से फिर पता चला इंदिरा गांधी जी को, सासू जी को, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो नहीं जा सकती। उन पर ऊपर कहा कि भाई आपको सबमिट करना पड़ेगा, पासपोर्ट टाइम के अंदर वापस सबमिट करना पड़ेगा, विदेश नहीं जा सकती। तो उन्होंने जो पासपोर्ट अथॉरिटी है उनको लेटर लिखा कि ऐसा क्यों करना पड़ेगा, आप मुझे रीज़न बताओ। तो फिर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने रीज़न नहीं बताया कि हम पब्लिक सेफ्टी के लिए अब आपको रीज़न नहीं बता सकते। फिर वहाँ वो जो मेनका गांधी जी है अभी जो जिंदा भी है, ठीक है, वो गई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बड़े स्टेटमेंट दिए, तो वो देखो और ये पासपोर्ट एक्ट 1967 है, ठीक है, सेक्शन 3 के पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं बता सकते करके 60 दिन में अंदर होगा था। फिर आर्टिकल 32, तो कोर्ट ने क्या, कोर्ट होल्ड दैट राइट टू ट्रैवल गो आउटसाइड ऑफ कंट्रीज इंक्लूडेड, इन्होंने कहा कि जो विदेश जाने का जो राइट है वो 21 के अंदर आता है, ठीक है। इन्होंने पूछा था कि भाई ये जो राइट टू गो अब्रॉड आता है कि नहीं आता मेरी पर्सनल लिबर्टी में, तो कोर्ट ने कहा यस आपकी पर्सनल लिबर्टी में आता है, आप जा सकते हो। दूसरा ये का सेक्शन 10(3) जो सी पासपोर्ट एक्ट इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल फंडामेंटल राइट एज इट इज इम्प्लाइड प्रोविजन एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वुड बी एप्लीकेबल टू एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ इम्पाउंडिंग अ पासपोर्ट, ये कहा। तो इन्होंने कहा कि भाई ये आपके फ्रीडम ऑफ वायलेशन, ये जो आप ऐसा नहीं, आपको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आपको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बड़ा ब्रॉड वर्डिक्ट दिया था। दूसरा इन्होंने कहा था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसीजर लॉ। देखो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ तो क्या होता है, मैं आपको फिर से बता दूं कि जो कोई भी लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ लेके आती है ना, उसके अनुसार कानून चलेगा, जैसे यूके में चलता है, ठीक है। वो अगर गलत भी है तो वो थोड़ा देखेगा भाई यहाँ ट्रांसफ़र लेके आया, लेकिन वो गलत है तो उसके अंदर ड्यू प्रोसीजर लॉ उससे भी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ड्यू प्रोसीजर लॉ ये कहता है कि भाई ये जो आपने लॉ लेके आए थे कानून, ये अक्सर पब्लिक वेलफेयर के लिए है भी या नहीं है, फंडामेंटल राइट का कोई वॉलेशन तो नहीं करता लोगों का, सोसाइटी के इंटरेस्ट में है या नहीं है, इसको चेक करना ही होता है ड्यू प्रोसीजर लॉ। तो ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। दूसरा है राइट टू लाइवलीहुड। राइट टू लाइवलीहुड हो गया, ये भी 21 में था। राइट टू रिहेबिलिटेशन ऑफ बाउंड लेबर हो गया। राइट टू स्पीडी जस्टिस हो गया। राइट टू क्लीन सराउंडिंग, हमारा एरिया पास का क्लीन होना चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू ट्रैवल अब्रोड, ये दे दिया उन्होंने। राइट टू स्लीप, सोने का भी अधिकार है भाई, सोने का अधिकार। आपको घर वाले लेकर गए ना कि भाई सोता की पढ़ाई कर ले, तो बोल देना सीधा चला जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, सीधा आर्टिकल कोई दूसरी जगह रुकूंगा मैं नहीं, सीधा चला जाऊँगा या चली जाऊँगी सीधी सुप्रीम कोर्ट। तो राइट मुझे सोने दो, पर सो गए तो बेटा खो जाओगे। तो आई हैव बीन हेल्ड राइट टू इम्प्लाइड अंडर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।
अभी इसमें देखो एक और कॉन्सेप्ट है, राइट टू एजुकेशन, मेक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इसको जोड़ा था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2022। ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर भी जोड़ा गया है, ठीक है। 51 जो है ना, 51 का फंडामेंटल ड्यूटी उनके अंदर भी जोड़ा गया है। और डीपीएसपी के अंदर जो आर्टिकल 45 था उसके अंदर ऑलरेडी ये मेंशन था 45 के अंदर, लेकिन इसमें जोड़ा गया 21A के अंदर भी जोड़ा गया है इसको। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट एडेड एज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। तो ये इतना जानना था, इसमें और कुछ नहीं था। दूसरा ये थे, अभी आते हैं हम आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ये कह रहा है कि आपको कोई अरेस्ट करता है ना तो आपके उस समय कुछ राइट्स है। कोई आपको पुलिस अरेस्ट करने आती है तो आपके पास कुछ राइट्स है। दो टाइप के अरेस्ट है, एक तो प्यूनिटिव अरेस्ट, एक कहता है प्रिवेंटिव अरेस्ट। देखो पहला क्या कहता है, प्यूनिटिव अरेस्ट इज पनिश टू पर्सन आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन, राइट टू बी इन्फॉर्म। अगर कोई किसी को अरेस्ट करना चाहते हैं तो पहले उसको राइट बताना पड़ेगा, भाई मुझे किस बारे में अरेस्ट किया जा रहा है, अरेस्ट वारंट बताओ क्या कि मैंने क्राइम किया है। राइट टू कंसल्ट, उसको वकील से कंसल्ट करने दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है राइट टू, उसके बाद ये राइट है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, राइट टू बी रिलीज अंडर, मतलब ये है कि 24 आवर, मतलब उसमें जो टाइम ट्रैवलिंग का होता है ना वो काउंट नहीं होता। अरेस्ट किया, जेल में रखा और मजिस्ट्रेट के साथ करने का 24 आवर में, लेकिन जो बीच में रास्ते में ट्रैवल करते हैं वो टाइम काउंट नहीं होता है। दूसरा, अगर वो नहीं पाता तो उसको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट उसको रिलीज कर देगा अगर कुछ नहीं किया करें। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में ये है कि आपको पुलिस कुछ नहीं बताएगी, आपको सीधा उठा के जेल में डाल देगी। डिटेंशन पर इसमें ये एक्सेप्शन है कि डिटेंशन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ अनलेस अप्रूव्ड द एडवाइजरी बोर्ड। इसको 2 मंथ किया गया था 44 अमेंडमेंट 1978 के अंदर, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लाई नहीं किया है, तो अभी 3 मंथ ही चल रहा है। तो जो 3 महीने के मतलब ये कि डिटेंशन जो है वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। 3 महीने से ज़्यादा तभी बढ़ाया जा सकता है अगर एक एडवाइजरी कमेटी, जहाँ हाई कोर्ट वगैरह या कोर्ट के जज वगैरह हो, वो एक एडवाइजरी कमेटी दे के हाँ भाई वो बता दे कि हाँ इनको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, तब बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो 3 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर 3 महीने में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिलीज़ करना पड़ेगा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, तो उनको भी ये कि राइट बताना पड़ेगा कि किस आधार पे उनको डिटेंट किया गया है, ये बताना भी पड़ेगा, ठीक है। फिर डिटेंशन के मामले में देखें, प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में देखें तो कुछ लेजिस्लेशन है कि रीजन कनेक्टेड टू डिफेंस। अगर मान लो कि कोई ऐसा रीजन है जो डिफेंस से जुड़ा हो, फॉरेन अफेयर से जुड़ा हो या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हो, तो पार्लियामेंट के पास ऐसा राइट है कि वो उनको जो पर्सन है उसको, या मतलब गवर्नमेंट के पास राइट है वो नहीं बताए कि भाई आपको क्यों डिटेंट किया या कुछ भी है। या फिर ऐसे मामलों में प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ कोई लॉ लाना है या पर्सन को डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या सिक्योरिटी के मामले में अरेस्ट कर सकती है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकती है। ये पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि लॉ बनाए, ठीक है। बाकी स्टेट के पास भी है कंकरेंट लिस्ट के मामले में कुछ, जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो गया, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के मामले में, ठीक है। सप्लाई चेन को मेंटेन करने के लिए स्टेट भी ऐसा कुछ लॉ बना सकता है कि जो ये पर्सन है वो कहीं ना कहीं पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा, तो इसको अगर कोई मान लो कि क्या होता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे यूपी हो गए, ऐसे से हरियाणा हो गया, ऐसे स्टेट में मोस्टली क्या होता है कि जब होली और ऐसे कोई त्यौहार आते हैं ना, तो उस समय जो एरिया के जो पुलिस स्टेशन होता है वो कहता है कि जिनके पास भी लाइसेंस, बंदूक वगैरह वो सबमिट कर दे यहाँ पे। या फिर कोई ऐसा पर्सन होता है उसको कहेगा भाई आपको 10 दिन अंदर रहना पड़ेगा, जेसी पे रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसकी पर्सन की वजह से कई वायलेंट ये हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ दंगे हो सकते हैं, या फिर इसके पास हथियार रहा तो ये उस मौके पर किसी को मार सकता है। तो स्टेट ऐसे लॉ बना सकता है। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी के मामले में पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना सकती है। ये मैंने कहा ये जोड़ा था 3 महीने, लेकिन अभी तक इसको ये हुआ नहीं। पर अंडर एंट्री 9th लिस्ट ऑफ बेटर नोन एज यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू इनेक्ट प्रिवेंटिव। ये एंट्री थोड़ा याद रखने की जरूरत हालांकि है नहीं, पर ठीक है। एंट्री 3rd लिस्ट नोन एंड कंकरेंट लिस्ट हो गया। अब देखो दूसरा ये है कि सेक्शन 151 क्रिमिनल प्रोसीजर प्रिवेंटिव डिटेंशन इज एक्शन टू टेकन ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस एंड रॉन्ग एक्शन। इसके अंदर भी किया जा सकता है। क्यों? अभी पुलिस क्या करती है, पुलिस हकीकत में मोस्टली जो केस होते हैं उसमें पुलिस का ये रहता है कि 151 के अंदर वो जेल में डाल देती है।
और कहती है कि दंगे कर रहे थे या उद्गड़न मचा रहे थे, उसके लिए हमने उसको जेल में डाल दिया। तो मोस्टली जो केस होंगे ना, तो वो आपको मिलेंगे कि 151 में पुलिस लेके जाती है हमेशा इसके लिए, क्योंकि उनको कोई अरेस्ट वारंट वगैरह कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रही है। बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू इज दैट केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इट इज एंटीसिपेटरी मेजर्स वेयर द पर्सन इज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी आया था 1950, टॉक अबाउट द डिटेंशन ऑन ग्राउंड एंड डिफेंस फॉरेन एंड सिक्योरिटी के पर्पज से। तो ये देखो, ये इतना ही था, बाकी और उसमें कुछ जानने का है नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी एडवांटेज मिले 2025 प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। हम इसको ऐसे ऐसे डिवाइड करके 2-4 पार्ट में करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।